फंगस मतलब जो भी ऐसी चीज जो निर्जीव है उसको सफाई करना, प्रकृति के सफाई कर्मचारी। दीमक भी एक फंगस का बड़ा रूप है, जो बड़ी हो गई, जो दिखती है आंख से। वो क्या करती है, सूखा पत्ता जहां है उसको खाएगी और मिट्टी निकालेगी। दीमक पेड़ कोई सा भी है, उसका जो पत्ता सूख गया है तो सूखे पत्ते को खाएगी, गीले को खाती नहीं कभी दीमक। सूखा पेड़, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़ या अनार का पौधा है, तो अनार के पौधे में जो ऊपर की छाल सूख रही है उसको खाती है और निकालती क्या है, मिट्टी। अभी प्रकृति में इतना बड़ा मैकेनिज्म केवल दीमक के अलावा कुछ नहीं। 1 घंटे में मिट्टी बना देना, ऐसा कहां पर, किसके पास है भाई। गग्गा कचरा खाती है तो गोबर देती है, हम कुछ भी खाएंगे तो विष्ठा देते हैं, मिट्टी नहीं देते ना कोई भी। ऐसे ही फंगस उस बायोमास आच्छादन के अंदर है और अनंत अनंत कीट पतंग बैक्टीरिया सब कुछ है। अब मैंने जो बताया कि फर्टिलाइजर का योगदान कितना है, हाँ 2% का है, ठीक है, 2% तक का है फर्टिलाइजर का योगदान। तो वो 2% हम चाहें तो हमारे जेब में अगर पैसा है तो दुकानदार को पैसे दें, फर्टिलाइजर खरीदें और खेत में डालें। उसकी बजाय आपने 70-30 खेती का जो ओरा मंडल डेवलप किया है, 70% जमीन में बायोमास आच्छादन किया है, तो वहां जो दीमक, कीट पतंग, केचुआ, बैक्टीरिया, फंगस जो है, ये सब सफाई कर्मचारी है और एक दूसरे के पूरक है। हमने बायोमास आच्छादन किया, उनको रहने के लिए घर बना दिया, बस अब वो अपने आप डेवलप होते हैं। उसके ऊपर आपने ड्रिप रखा है, केले के किसान ज्यादातर ड्रिप पे हैं, ड्रिप रखा है, तो ये जो बूंद बूंद पानी उस कचरे पर गिर रहा है, तो ये जो कचरा गलता है तो ये लाल पानी छोड़ता है। अभी प्रकृति का टैग यहाँ पर लगा हुआ है 70-30 खेती में कि जब बारिश होती है और हमारे कोई सूखे ढेर हैं या गोबर की विष्ठा के गोवंश के ढेर हैं, उस पे जब पानी गिरता है तो नीचे से लाल पानी निकलता है ना बारिश में, इस लाल पानी को बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस जिस मिट्टी में जाता है उस मिट्टी को खाने के लिए देसी केचुआ ऑटोमेटिक आता है, हमें कहीं से ला करके डालना नहीं पड़ता है। जो मैंने आपको बांबू में बताया कि 2 साल बाद बांस को कोई खाद नहीं देना है, तो बांस के जो पत्ते गिरते हैं तो वहां एक आच्छादन होता है बायोमास का। फिर हम उसको पानी देंगे तो वो पत्ते गलेंगे, या बारिश आएगी तो वो पत्ते गलेंगे। तो ये पत्ते की जो गलन होती है, ये गलन से जो ह्यूमस मिट्टी में जाता है और आच्छादन ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि बांस के बहुत सारे पत्ते गिरते हैं जो पतझड़ आएगा अप्रैल मई में, तो वहां देसी केचुआ ऑटोमेटिक आएगा, आपको पता ही नहीं कहां से आया, लेकिन आता है। अंदर जो 5-6 मीटर गर्भगृह में देसी केचुआ है वो ऊपर आ जाता है, वो ह्यूमस वाली मिट्टी को खाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब जब बारिश होती है तब तक केचुआ आपको ऊपर मिलता है, बारिश गई केचुआ गया, नदी किनारे खेत है तो ऊपर ही मिल जाता है। तो हमें ह्यूमस वाली मिट्टी चाहिए, तो देसी केचुआ, कीट पतंग सब हमारे खेतों की ऊपर की लेयर पे रहेंगे। तो अभी केचुआ क्या करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। दीमक क्या करती है, सूखा कचरा खाती है, मिट्टी निकालती है। बैक्टीरिया, कीट पतंग क्या करते हैं कि केचुए की जो विष्ठा है उसको खाएंगे और नया कुछ बनाएंगे। दीमक ने जो मिट्टी निकाल के रखी उसको कुछ फूक खाएगी, फंगस नया कुछ निकालेगी। केचुए के ऊपर पूरा चिपचिपा तरल पदार्थ रहता है। अभी इसको वैज्ञानिक जितना सर्च करेंगे उतने नाम निकाल सकते हैं, 17 ही नाम है अभी उनके पास, ज्यादा नहीं है। तो ये जितनी जीवात कॉलोनी हमने डेवलप करी, ये कुछ न कुछ या तो एक दूसरे को खा रहे हैं, या कचरे को खा रहे हैं, या मिट्टी को खा रहे हैं। खाने के लिए है तो रहेंगे, तो एक दूसरे में उनका एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जीव जीवस्य जीवनम वाला। कचरे के नीचे जब हम उसको छेड़छाड़ करना बंद कर देते हैं और एक बार कचरा डालकर वहीं छोड़ देते हैं, तो अनंत मात्रा में आपने जीवों की निर्मित वहां पर कर दी। ठीक है, अभी इसी को वैज्ञानिक तथ्य में बोलता हूं कि सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा हमने वहां निर्मित कर दी। मतलब आच्छादन करने से हमने भूमि को जीवंत कर दिया। अब ये जो भी खा रहे हैं और निकाल रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं ये हमारे केले का भोजन है।
हमें डीएपी यूरिया पोटास खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो केचवा मिट्टी खा रहा है और मिट्टी निकाल रहा है, वो जो निकाली हुई मिट्टी है उसमें कुछ रसा है, उसके पेट से डाइजेस्ट होकर के कुछ रसा निकला है, वो जो कुछ निकला है वो हमारे पौधे का भोजन है। पौधा पकाने के लिए तो भोजन खाना ही पड़ेगा उसको। केले को 20 किलो का उत्पादन देना है तो कुछ न कुछ नीचे से न्यूट्रिशन गेन करना ही है। हमने बायोमास आच्छादन डालना बंद कर दिया तो हम डीएपी यूरिया पोटास लाकर डालेंगे जब ही पकेगा। समझ रहे हैं? सपोर्टेबल चाहिए। हमने आच्छादन करना बंद कर दिया इसलिए हमारा केला पकना बंद हो गया। आच्छादन करना चालू करो, ये ओरामंडल 70-30 खेती का चालू करो, बिना खाद डाले आपको केला मिलेगा। ये 70-30 खेती की सुंदरता है, इसीलिए बिना खाद डाले हमें उत्पादन मिलेगा। क्योंकि हम अगर नेचर को समझे, प्रकृति को समझे, उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, हम केले की बात कर रहे हैं तो केला हमने पौधा आज लगाया, 7 महीने तक इसने भोजन लिया, 7वें महीने फल दिया और अगले 10वें 11वें महीने ये कटेगा और मार्केट में बिकेगा। ठीक है, अभी इस केले ने नीचे से न्यूट्रिशन लिया और फल दिया, आप काटने मत जाओ इसको। 10वां महीना, 11वां महीना, 15 महीना क्या होगा? अपने आप ये केला पकेगा। नेचर है, आम है, तोड़ने मत जाओ, आम की केरी पकेगी। सीताफल है, तोड़ने मत जाओ, वो खुद पकेगा, टूट के गिर जाएगा। केला आप उसको हार्वेस्टिंग मत करो, केला पकेगा, एक समय आएगा पीला हो जाएगा, एक समय आएगा छूट के गिर जाएगा। तो ये केला इस पौधे के क्या काम का है? इसने साल भर तक भोजन लिया, इसने फल की निर्मित करी, अभी ये केला कोई देखने नहीं जा रहा है, ये टूट के गिर गया। इसके कुछ काम का है? ये केला हमारे काम का है, हम उसको डायरेक्ट खा सकते हैं। तो ये केला उस पौधे का क्या हुआ? विष्टा। साल भर तक उसने भोजन लिया, पचाया, सब कुछ किया, अब उसने विष्टा निकाल दी। तमाम स्थिर प्राणी जितने भी हैं, केला, नींबू, आम, जाम, सीताफल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। ज्वारी क्या है? उसके जो दाने हैं उसको तोड़ने मत जाओ, वो एक समय आएगा फट के गिर जाएगी। गेहूं क्या है? गेहूं आपने बो दिया, उसने जो भी उसकी 3 महीने की क्रिया है, उसने सेशन किया, उसने गेहूं का दाना दिया, बाली बनाई, मत तोड़ने जाओ, फूट के बिखर जाएगा। सोयाबीन क्या है? फूट के बिखर। तो ये जो सोयाबीन है ये उस पौधे की विष्टा है, ये जो केला है उस केले की विष्टा है। गेहूं हम डायरेक्ट खा सकते हैं। अभी प्रकृति का, राम जी का कॉम्बिनेशन देखो। स्थिर प्राणी जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं कर सकते, ये जो साल भर खा रहे हैं और विष्टा निकाल रहे हैं, ये हमारे चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। इसमें आप, मैं, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचवा, दीमक, व्हाइट ग्रब सब आ गए। चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन स्थिर प्राणी का विष्टा है। अब जो चलने फिरने वाला प्राणी दिन भर में भोजन कर रहा है, वो जो विष्टेज गाय जो घास खा रही है और गोबर निकाल रही है, ये गोबर हमारे पौधे का भोजन है। केचवा जो चल फिर कर रहा है, वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी निकाल रहा है। दीमक जो कचरा खा रही है, मिट्टी निकाल रही है। समझ रहे हैं? चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी की विष्ठा चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। ये प्रकृति ने एक दूसरे को पूरक बना करके भेजा है। सारी वर्ल्ड की फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियों को ताला लगा दो तो भी अनाज पकेगा, और पक रहा था। हमें आज नए चश्मे पहना दिए हैं कि डीएपी या 1261 नहीं डाला तो उत्पादन नहीं आएगा। मैं ऑक्सीजन ग्रहण करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं। ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ऊपर वाले की संरचना एकदम कॉम्बिनेशन फिक्स है। कुछ नहीं करेंगे, हम प्रकृति को छेड़ना बंद कर दें तो भी हम जी लेंगे। ये जो छेड़ना है ये गड़बड़ी है। एक दूसरे के पूरक है, कुछ करना ही नहीं है। बस इस पूरक को समझ करके अब हमें इकोनॉमी वाली खेती करना है। तो हमारा खेत कैसा है, उसमें हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, तो उसमें 70-30 केवल अप्लाई करना है। तो वहां जीव जीवस्य जीवनम की कॉलोनी डेवलप होगी, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। वो दिनचर्या कैसी भी बिताएं, लेकिन विष्टा जरूर करेंगे। वो जो भी विष्टा करेंगे हमारे पौधे का भोजन होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब हमें केवल इतना मेंटेन करना है कि बायोमास अच्छा धन हम मेंटेन करते रहें और वहां जो बैक्टीरियाज है उसको महीने में एक आध दिन गुड़ गोबर गोमात्री डाल दे बस, ताकि उनकी मात्रा कहीं हमें नहीं पता कम हो रही है ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है, कम होगी तो हम गुड़ गोबर गोमात्री 1 महीने में एक बार डाल दें, वो उन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करता रहेगा और हमारा पौधा पकता रहेगा अनंत साल तक। ठीक है, शब्द कुछ ज्यादा जटिल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको जी रहा हूं इसलिए मैंने शब्द यूज कर लिया अनंत साल तक। आप इतना ही मानो कि कम से कम 5 साल आपका केला निकालना नहीं पड़ेगा। विदाउट केमिकल। हाँ, ये एक इसकी सुंदरता है, विदाउट केमिकल। अभी आपने जो काट केचुआ माटी निकालता है, तो जो मेरा तो कंसेप्ट नहीं है, तो केचुए का जो खाद है वो केले के लिए बढ़िया रहेगा इसका। हर चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है, वो केचुए का हो या दीमक का हो या व्हाइट ग्रब का हो। उसमें केमिकल रहते क्या ऐसा विष्ठा में? ढूंढने NPK जाओगे रहते तो क्या? केमिकल मिलेंगे ना। एनपीके ऐसे बोलते कि एनपीके बगैर केला नहीं आ सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप ढूंढने जाओगे वर्मी कंपोस्ट, केचुए की विष्ठा को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम उसको वैज्ञानिक लेबोरेटरी में दें और वैज्ञानिक को बोले इसके अंदर क्या है, तो वो ढूंढ के दे देगा। नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, फलाना कितना है, ढिमका कितना है, सबसे ज्यादा सब ढूंढ के दे देगा वो। होगा उसमें, इसीलिए तो आ सकता है। हे ही भाई, ये वैज्ञानिक न्यूट्रिशन लाए कहाँ से? ये बच्चा बता रहा 3% नाइट्रोजन है उसमें। गोबर की खाद में 0.25 N हाँ। और 0.5 P और 0.25 K होता है। बराबर। मतलब उससे भी बहुत ज्यादा वर्मी कंपोस्ट में, और अपने पत्तियों का कंपोस्ट होता है उसमें होता है बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक एक्चुअल न्यूट्रिशन लाए कहाँ से? ये पेड़ खड़ा है, इसकी जड़ों के पास खोदा, मिट्टी का सैंपल निकाला और उनकी जांच करी। मनोज, उसकी जांच करी कि पौधा जहां खड़ा है ये अच्छा फल दे रहा है, इसकी जड़ों के पास क्या है। तो उसको टेस्ट किया तो उसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिले, तो वो उन्होंने बोल दिया कि ये पौधे का भोजन है। बहुत सारे रसे ऐसे हैं जो पौधे ने सक कर लिए और अंदर सृजन कर लिए, जो आपको ढूंढने से मिले नहीं है, जो अगले 5 साल बाद मिलेंगे, फिर आप बताओगे कि ये भोजन है। लेकिन ये कॉलोनी डेवलप करने से जो उसको चाहिए एक्चुअल वो हमने दे दिया। अभी बड़े जो पेड़ रहते हैं, आम है, सीताफल है, उसको तो अपन कोई खाद नहीं देता। जब भी वो फल आता है मतलब वो एनपीके उठाता ही होगा ना फिर। नहीं, उसमें कैसा है, बड़े फल, हाँ, बड़े मैं पेड़। समझ गया आपकी बात को। तो ये हमें पता है, उसको हम खाद देते नहीं तो भी उसका फल आता है, तो वो कुछ खाता ही होगा तो ही देता है ना। छोटे पौधों को क्यों हमें खाद देना पड़ता है, ये बहुत शोध करने वाला एक प्रश्न है। मिर्च, टमाटर, खीरा, केला, पपीता, आपका काटन, आपका मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, ये छोटी क्रॉप है। छोटी क्रॉप में साइकिल चलती है। केला है तो केला केस क्रॉप है, केला बिकता है, आपको पैसे 2 पैसे आएंगे। तो जितने ओरा मंडल में एग्रोनॉमिस्ट हैं, इनका जोर कहाँ चलता है? शॉर्ट क्रॉप पर, छोटी क्रॉप पर। उसमें जादू दिखा सकते हैं ना, अभी ये डाला तो ये हरा हो गया। सबसे ज्यादा उत्पादन देने में योगदान किसका है? फास्फोरस का। उसके बाद में नाम आता है पोटास का, और तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हाइट हेल्थ बढ़ाएगा, पोटास रोगों से लड़ने की क्षमता रखेगा, और जो भी नीचे न्यूट्रिशन है उसको ट्रांसपोर्टेट करेगा, सभी पौधे के हर हिस्से में भेजेगा। और फास्फोरस तने की मोटाई, फूड स्टोरेज, भोजन का रुकावट करना, फल, फूल, बोल, समझ रहे हैं? इसमें सबका काम है फास्फोरस का। दुनिया के जितने एग्रोनॉमिस्ट की ट्रिक आपने ली होगी, जितने साइंटिस्टों की ट्रिक ली होगी, उनका जो दिखाने का तरीका है, वो जो माल बेचने आते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो नाइट्रोजन पर खेल करते हैं। क्योंकि वो आज डाला, कल रिजल्ट दिखेगा। फास्फोरस का आपने रिजल्ट देखा क्या? दिखता नहीं, पता चलता नहीं। हमने 1 बोरी एसएसपी डाल दी खेत में, अभी 15 दिन तक उसके स्ट्रक्चर में क्या पता चला क्या नहीं, ये तो अंदाज पंचे दामोदर ही डाल रहे हैं ना। फास्फोरस तो हम कैसे डाल रहे हैं? यूरिया आज डाला तो कल रिजल्ट दिखेगा, शाम तक रिजल्ट दिखेगा, हरा हो जाएगा। तो शॉर्ट क्रॉप और जितनी ट्रिक वाली आइटम्स हैं, जितने पीजीआर है, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जितने नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उनमें सब में
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट की बात नहीं, मैं गलत बोल गया, एग्रोनॉमी जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बेचते हैं उनकी ट्रिक उसमें काम करती है। तो वो आम और इस बड़े पेड़ में वो ट्रिक काम नहीं करेगी। अभी आम के नीचे नाइट्रोजन डाल दो, जो 15 साल का पेड़ है आम का, तो क्या आपको बताएगा वो क्या चेंजेस, उसमें नाइट्रोजन भी नहीं, उसने शक कर लिया, एकदम फट से रिजल्ट नहीं दिया। तो उसमें कोई जाता ही नहीं है गाइड करने के लिए, तो भी वो पकता है। और आपके केले में 1000 लोग आते हैं गाइड करने के लिए, तो ही पकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आम को भोजन नहीं चाहिए, वो नीचे से मिट्टी से ले रहा है, उसकी शेडो रूट बहुत नीचे गई है। तो जितनी बारिश हो रही है, ये जो ह्यूमस नीचे जा रही है, तो धरती के नीचे गर्भगृह में 2 मीटर 4 मीटर नीचे देसी केचवा अनंत है। तो वो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, तो वो आपके आम जाम नींबू का भोजन हो गया। और जो प्रोडक्ट बेचने आते हैं उनको कोई ट्रिक नहीं है, वो कोई समझा नहीं सकते, तो उस लाइन में कोई ध्यान ही नहीं देता, तो भी पौधा पक रहा है। अभी हमारी लाइनों में सब ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको तो क्विक चाहिए, क्विक रिजल्ट तत्काल। आपने जैसे बताया 70-30 का जो फॉर्मूला है वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें आच्छादन डालना है। हाँ। तो ये बात हो गई फलदार पेड़ों की, जिसमें हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। 5x5, 6, 5x7 हो गया, 8x10 हो गया, 10x6 हो गया। लेकिन जो फसलें हैं, जैसे प्याज है, जैसे अपना मकई है, जैसे अपना गेहूं है, ये जो अनाज वाली फसलें हो गई, इनमें ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ, एक्चुअली 70-30 फार्मिंग हर फल पौधे के लिए है, केवल मैंने बड़े फसलों के लिए बात नहीं करी। 70-30 सूत्र दिया है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आप लोगों को 999 नंबर का वीडियो जो 3 घंटे 33 मिनट 19 सेकंड का है वो देखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम चीजें आएगी। अब जो आपका क्वेश्चन था कि मक्का में कैसे करें या प्याज में कैसे करें, तो 70-30 मतलब 70% हमें जगह रखना है पौधे के लिए, जो भी पौधा लगाएं, मक्का है तो उसके लिए, प्याज है तो उसके लिए। 30% जगह हमारे लिए रखना है, ताकि हम खेत के अंदर जा सकें और पौधों का ध्यान रख सके, कहीं गड़बड़ी हो तो उसे रिपेयर कर सके। 70-30 डिवाइड क्यों किया? 30 हमारे काम के लिए, 70 पौधे के लिए। अब प्याज लगा है, तो जिस जगह पर प्याज है 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब उसमें आप 70% जगह पौधे के लिए अलग करोगे, तो कैसे करोगे? क्यारियां बनाओगे, खेत के अंदर पानी देना है फ्लड से या ड्रिप से, तो ड्रिप है तो बेड है, फ्लड है तो क्यारी है। अब वो जो क्यारी है उसमें हमने, बेड है उसमें हमने प्याज लगाया, तो प्याज लगाने से पहले आच्छादन कर दो। हमारा जो बेड है, मैक्सिमम तो बेड पे ही प्याज लग रहा है और ड्रिप से लग रहा है, तो हमने क्या किया, उदाहरण के लिए 5-5 फीट पर बेड बना दिए। बेड बनाए 6 इंच ऊंचा और 3 इंच चौड़ा। ठीक है, इसमें एक ड्रिप लाइन आ गई, तो ये जो 3 इंच चौड़ा फ्लैट है, इसके ऊपर बायोमास आच्छादन डाल दो, ड्रिप ऊपर से रख दो। अब हमें जहां प्याज लगाना है, आच्छादन को हटाओ, प्याज का वो रोपण लगाओ और वापस आच्छादन कर दो, फिर आच्छादन हटाओ, रोपण करो, आच्छादन कर दो। क्योंकि रोपण करने के बाद उसमें आच्छादन डालोगे तो उसका वो टूट मेल होगा, वो छोटा पौधा है। तो आच्छादन हमने किया तो वहां जीव जीवस्य जीवनम आ गया। अब वहां पर एक बात है कि आपकी प्याज की साइकिल कम है, तो यहाँ कॉलोनी डेवलप होने में समय लगेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका उत्पादन कैसे लें? तो हमने एक बार प्याज लगाया तो बेड पर आच्छादन कर दिया, तो कुछ तो बैक्टीरिया रुकना चालू हो गए। अब हमें उसको गुड़ गोबर गौमूत्र ज्यादा देना पड़ेगा। जो मैंने केले में बोला कि महीने में 1 बार दो, तो यहाँ हर तीसरे दिन दे दो, लगाने से पहले ही डाल दो। भाई प्याज हम लगाएंगे 4 दिन बाद, हमने बेड आज बना दिया, तो पहले गुड़ गोबर गौमूत्र डाल ही दो, उसके बाद कचरा मल्चिंग करो, उसके बाद पानी चालू कर ही दो, ताकि बीज हमारा लगे, जब तक वहां पर बायोडायनोमिक कॉलोनी डेवलप हो और वो जीव जीवात की साइकिल चालू हो जाए। ठीक है, अभी यहां पर हमने जब प्याज उखाड़ा, तो अब उस जमीन को कल्टीवेट करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर आच्छादन कर रखा है, कॉलोनी बना के रखी है, कॉलोनी बना के रखी। अब आपने प्याज निकाल लिया और उसको रोटावेटर चला रहे हैं, ब्रह्म राक्षस खेत के अंदर डाल रहे हैं, तो वो तो पुश हो रहा है।
है ना। अब वहां पर आपकी कॉलोनी फिर से नई फसल लगाओगे तो रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमने प्याज लिया, इसके बाद हम लहसुन लेंगे या हम तुअर लेंगे या मक्का लेंगे, कुछ भी लेंगे, गेहूं बोएंगे। गेहूं कैसे बोलते हैं, जीरो टीरिंग में गेहूं कैसे बोते हैं, ये जो आच्छादन है, क्योंकि 3 महीने में ये आच्छादन भी डल होगा। गेहूं को आपको भिगोना है, हल्का सा मॉइस्चर युक्त करना है और उस बेड पर फेंक देना है और उसके ऊपर आच्छादन डाल देना है और ऊपर से ड्रिप डाल करके चालू करना है। सीड ड्रिल से बोना नहीं है, इसको बोलते हैं जीरो टिलिंग। मेरे खेत का गेहूं ऐसा ही बोता हूं मैं और 120 रुपए किलो बिकता है। वो कम मात्रा में है, मेरा खेत ही छोटा है घर का, बाकी मैं क्लस्टर फार्मिंग केला करता हूं तो वहां नहीं होता है। बिना कल्टीवेशन किए जो गेहूं के दाने फेंकते हो उसमें जो ओरिजिनल बोल्डर है वही जर्मिनेशन होके आएगा। जो छोटा दाना है वो होता नहीं जर्मिनेशन, समय लेता है और बाद में जर्मिनेशन होगा और इसकी बाली निकल गई तो ये रुक जाता है। समझ रहे हो। तो जो पुराना आच्छादन था उसके ऊपर गेहूं बिखराए, चना बोना हो तो चना बिखराए, उसके ऊपर आच्छादन डाला, उसके ऊपर ड्रिप डाला, तो ये नीचे ऑलरेडी बेसमेंट है, उसकी रूट चली जाएगी। कल्टीवेशन नहीं करना है तो साइकिल बरकरार है। उसी में आपको मक्का लगाना है तो वहीं पर मक्का लगा दो। अभी जो आपने बेड बनाया, ये जो खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ न तो आच्छादन चाहिए, न पानी चाहिए, न कचरा चाहिए। इसको हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये 2 बेड में पहले तो कितनी दूरी? अगर हम ड्रिप 5 फीट पे डाल रहे हैं तो ज्यादातर किसान 5 पे डालते हैं, लाइन से लाइन 5। बेड आपका बन गया 3 फीट का तो 1.5 फीट इधर आया, 1.5 फीट इधर आया, तो यहाँ से 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर, तो आपकी 5 फीट में जगह कितनी रुक गई? 3 फीट। 2 फीट बच गई। 1.5 इधर, 1.5 इधर। अब आपने बेड बनाया तो इसको स्लोप दिया, तो स्लोप दिया तो आधे से 1 फीट 10 इंच ये चली गई, तो आपके चल फिर की जगह बचेगी 1 से 1.25 फीट। समझ रहे। 5 फीट ड्रिप है तो आपका सेंटर पॉइंट बचा 1 फीट 1.25 फीट, तो ये हो गया 70-30। तो इस 30% में हमें कोई पानी नहीं देना है, कोई खाद नहीं देना है। यहाँ मर्जी हो उतनी बार कल्टीवेशन चलाओ। यहाँ पर जो 70% है उसको टिलिंग करना बंद कर दो, तो जो जीव जीवात है वो खुद ही ऑटो टिलिंग कर रहे हैं। केचवा है वो ऊपर नीचे चल ही रहा है क्योंकि जड़ों को हवा की जरूरत है। जो दीमक है वो भी ऊपर नीचे चल रही है। ये बायो ट्रिलिंग हो गई आपकी, ऑटो ट्रिलिंग हो गई। तो अगर ध्यान से हमने समझा और उस वीडियो को ध्यान से हमने देखा, 999 नंबर के वीडियो को यूट्यूब पर 70-30 फार्मिंग जिसका शीर्षक है, और एक बार में आपको एडॉप्ट नहीं होगा, 3 से 5 बार देखो और उसके नोट्स बनाओ, तो भारत में जो भी एग्रीकल्चर है या वर्ल्ड में जो भी कृषि है उसको सभी को हम 70-30 खेती में अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। खरपतवार होगा तो उसमें होएगा ही नहीं। नहीं। कचरा मल्चिंग के नीचे सारे बीज सड़ जाएंगे और उसको बैक्टीरिया खा जाएंगे। तो बीज का जिस जगह पर आपने 70-30 खेती किया है, अभी हम खेत में जाएंगे तो वहां आपको खरपतवार ही नहीं दिखेगा, बाहर से लाके डालना पड़ रहा है कचरा। बीज का एक कचरा काय लेना है ऐसा? केले के पत्ते जो का लिया भी तो चले। पौधा केले के पत्ते का जो भी पौधा मरने के बाद चिपक जाए मिट्टी से वो मत लेना। बाकी जो भी पेड़ पौधा मरने के बाद सूखेगा, जैसे केले का पत्ता सूख गया, गेहूं चावल का भूसा सूख गया, आपका चने का भूसा सूख गया, मक्के की कड़वी सूख गई, और ये हमने जब मिट्टी पे डाला तो ये चिपक नहीं रहा है, तो ये ले सकते हो। हवा अंदर बाहर होना चाहिए और मिट्टी में धूप सीधी नहीं जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट इतना ही। किसी भी पेड़ पौधे का सूखा हुआ अवशेष ले सकते हैं। ये प्लास्टिक मल्चिंग जो होती है इसको थोड़ी सबसे बड़ी गड़बड़ है वो। आजकल सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट प्लास्टिक मल्चिंग का चल रहा है। वो चलेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आपने क्वेश्चन अच्छा उठाया है। किसी भी फसल में आप प्लास्टिक मल्चिंग डालोगे तो होगा क्या? पहले आपको ड्रिप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो ड्रिप से ही जाएगा प्लास्टिक मल्चिंग में। बायोमास आच्छादन किया तो आप नाली से पानी दे सकते हो, तो आप आश्रित हो गए ड्रिप के। प्लास्टिक मल्चिंग डाला तो उसके बाद डायरेक्ट खाद नहीं डाल सकते, ड्रिप से खाद दोगे तो आप आश्रित हो गए वाटर सॉल्युबल के। कि कितना बड़ा प्रोपोगेंडा है, हमें थोड़ा आगे जाकर के देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ये आप कोई सा भी सब्सिडी वाला खाद नहीं डाल सकते। डीएपी, पोटास, इनमें मतलब 12, 32, 16 इनमें सब्सिडी है ना गवर्नमेंट की। ये आपका डीएपी 1250 का बैग आ रहा है, 50 किलो।
उसके अंदर फास्फोरस कितना है 46%। तो 50 किलो में कितना हुआ 23 किलो। तो 23 किलो फास्फोरस आपने लिया 1250 का। अब इसको कैलकुलेटर पे ले लो। 1250 का लिया तो 1 किलो कितने का हुआ? 50 किलो ना। नहीं, आप इसको क्या करो 1250 भागी 23 कर दो। 54 रुपए किलो फास्फोरस आपने खरीदा है सब्सिडी वाला। अभी 1261 जीरो लेने जाओ, कितने का आता है 1 किलो? 2700। नहीं, उसका आप किलो करेंगे। 2700 रुपए में आपका 25 किलो का बैग आया। 100 रुपए किलो पड़ता है। 100 रुपए किलो। उसको कैलकुलेट अगर हम चलाएंगे, नहीं 100 रुपए किलो पड़ता है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा डीपली खींच लेता हूँ। मेरी आदत थोड़ी गड़बड़ है कि मैं जिसको ले जाता हूँ आखिरी तक ले जाके छोड़ना है। 2500 रुपए में आपने 25 किलो का बैग खरीदा, मोटा मोटा उदाहरण। 2500 में 25 किलो, उसमें 61% है ना। तो अभी कितने टाइम नीचे आना पड़ेगा? आपने अगर 100 किलो खरीदा तो 10,000 रुपए का हुआ। 10,000 रुपए में आपने कितना लिया? 61 किलो। तो 10,000 भागित 61 करो तो आपका फास्फोरस का केजी का रेट निकल के आएगा 163 रुपया। 163 रुपए। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है? अपने को मिल रहा है वहाँ पे 54 रुपए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये आपने प्लास्टिक मल्चिंग लिया तो आपको 1261 ही चलाना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, प्लास्टिक मल्चिंग में जीवात कॉलोनी बनती ही नहीं है। जो वहां पर एक्सेस पुराना बैकलॉग है, प्लास्टिक मल्चिंग में बेनिफिट क्यों दिखता है कि जो आपने प्लास्टिक लगा दी तो वहां पर नमी बनी हुई रहती, कीचड़ नहीं रहता, नमी रहती है। तो जो मैंने बोला कि 72% योगदान आपका वाटर मैनेजमेंट का है, वो ट्रिक वहां पर काम में आती है। लेकिन जीवस्य जीवनम की कॉलोनी जो बनाना है वो बनेगी नहीं, इसलिए आपको मार्केट से खाद खरीद के डालना पड़ेगा। तो आप अगर पैसे वाले हो तो प्लास्टिक मल्चिंग पे जाओ, और आपको पैसा बचाना है तो 70-30 पे जाओ। मल्चिंग का भी पैसा लगेगा उसमें। हाँ, ये उसका दुष्परिणाम है कि आपको 1 एकड़ में 18,000 रुपए एकड़ का तो मल्चिंग का पैसा है। अब इसको एक साल या 2 साल बाद इसको निकालोगे तो इसका 30 से 40% प्लास्टिक खेत में रह जाएगा, जो अगले 100 साल 200 साल 1000 साल तक वो जाने वाला नहीं है। आपने एक खेत में 10 बार प्लास्टिक मल्चिंग कर लिया तो कितना प्लास्टिक छोड़ दिया, अब दूसरी फसल आने में दिक्कत होगी। इसका उदाहरण देखना है तो आपको जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई भी वेजिटेबल बिना विल्टिंग से पकती ही नहीं। आप यहाँ पर टमाटर खा करके उसका बीज लगा दो, वो पक जाएगा, उत्पादन देगा। छत्तीसगढ़ में हाईटेक नर्सरियां हैं, वो 1 नंबर क्वालिटी का टमाटर का सीड लेकर आएंगे, बीज बनाएंगे, पौधा बनाएंगे, वहां पर प्लांटेशन करेंगे तो उसमें विल्टिंग आ जाएगी, डंपिंग आ जाएगी, निमेटोड आ जाएगी। ये प्लास्टिक मल्चिंग और वाटर सॉल्युबल के दुष्परिणाम है। अभी क्या हो रहा है, अब ग्राफ्टेड पौधा लग रहा है, हाईटेक हो गए वहां पर। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये हाईटेक होना अच्छी बात है या बुरी बात है। पहले हम 10 पैसे का पौधा लगाते थे, फिर 1 रुपए के पौधे पर आए, अब 10 रुपए का पौधा लगा रहे हैं तो भी पकने में संभावना गड़बड़ है। नीचे बैंगन है, ऊपर टमाटर है, तो बैंगन की आवश्यकता पड़ी क्यों? हमने जमीनों को खराब कर दिया, इसलिए बैंगन की आवश्यकता पड़ी कि बैंगन में विल्टिंग डंपिंग आती नहीं, तो टमाटर तो पकाना च पड़ेगा। तो बैंगन के पौधे के ऊपर ग्राफ्ट किया टमाटर। पहले हमने करी जमीन को खत्म, सॉइल उसको रखा नहीं, उसको मीडिया बना दिया। मीडिया, विदेशों में मिट्टी नहीं है, मीडिया है, सॉइल नहीं बोलते उसको, मीडिया बोलते हैं। तो हमने क्या किया, प्लास्टिक मल्चिंग, सब तरह के न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी और जीवात कॉलोनी रखी नहीं, तो वहां पर क्या कर दिया हमने, मीडिया बना दिया। उस मीडिया में पौधा रखा, तो उस मीडिया में तो न्यूट्रिशन वैल्यू हम जो डालेंगे वो रहेगी, उसमें तो एडिशनल है नहीं। तो वहां पर विल्टिंग डंपिंग निमेटोड, मतलब ये दुष्परिणाम है। छत्तीसगढ़ कभी जाओगे तो 200, 500, 1000 एकड़ के किसान हैं, आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। टमाटर पकना बंद, मिर्ची पकना बंद, भिंडी पकना बंद, ग्राफ्टेड है तो पकेगी। आप मिट्टी ने क्या बोला, आप कुछ और नया लेके आओ, आप ज्यादा हाईटेक हो, फिर मैं आपसे बात करूंगी। 1 एकड़ में 5 से 6 हजार टमाटर के पौधे लगते हैं और 10 रुपए का एक पौधा है ग्राफ्टेड।
70,000 का तो केवल बीज चाहिए। कंपनी नहीं खा गया, कंपनी ही खा गई, किसान को क्या मिला? तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से खेती करें। ठीक है, बातें खत्म ही नहीं होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, तो अभी विजिट पे चलते हैं। एक और सवाल लास्ट, ये मल्चिंग का जो मनोज हमें, पानी पिला दे। करना है, वो कितना मल्चिंग करना है, कितने इंच का, कितना वो थर कितना देना है बड़ा जी। वाला? कोई सी भी फसल करें उसमें बायोमास आच्छादन की मल्च करना है। ठीक है, अभी वो आप एक इतनी सी लेयर भी लगा सकते हो कि जो डायरेक्ट धूप हमारे मिट्टी में न जाए, या आप उसकी 4 इंच 8 इंच 10 इंच की लेयर भी लगा सकते हो। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। केवल दुष्परिणाम ये है कि उदाहरण में दे रहा हूं, गेहूं का भूसा जो चिपक जाता है, उसके चिप्स ऐसे आते हैं कि पानी जहां गया तो चिपक गया, तो इसने हवा का आवागमन बंद कर दिया। मल्चिंग ऐसी नहीं करना या इतनी मोटी नहीं करना कि हमारे जड़ों तक हवा का आवागमन बंद हो, क्योंकि जो चलने फिरने वाले कीट पतंगे उनको सबको ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये पेड़ है, इसकी टहनियाँ जब कटेगी, जैसे नारियल की टहनियाँ है, हाँ, वो हम आच्छादन के लिए यूज कर सकते हैं? 100%। अच्छा, सबसे बढ़िया तो मुझे नीम दिख रहा है। नीम का पत्ता बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी का भी कर हमारे सकते यहाँ हो। अनार का कटिंग होता है हर साल, वो भी हम कर क्या सकते करते हैं, वो पूरा इकट्ठा करके जला देते हैं, उसको मल्चिंग कर सकते पूरे हैं? भारत में सभी किसान हाईटेक हैं, और खेत से जो मीडिया निकल रहा है बायोमास आच्छादन, उसको बाहर करके जलाते हैं या खेत में जलाते हैं, जलाते जरूर है। तो उसको आच्छादन कर सकते हैं? उसको सबको आच्छादन कर सकते हैं। केला, पपीता, आम, जाम, नींबू, सब का जो बायोमास है उसको आच्छादन कर सकते हो। केवल गेहूं जैसा भूसा छोड़ना है जो मिट्टी को चिपक जाए और हवा को अंदर बाहर नहीं होने दे। बाकी XYZ किसी भी पेड़ पौधे का सूखा अवशेष आच्छादन कर सकते हैं। अभी एक बार पुश करके फिर से चालू करो। ये लगभग